Hello everyone, I welcome you on this platform Achieve CAPF. So आज की वीडियो जो होने वाली है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेपर टू द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, जिसमें हम स्पेशली ऐसे पोर्शन को डील करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपने ऐसी वीडियो CAPF की फील्ड में एटलीस्ट तो नहीं देखी होगी, ठीक है। मैंने जो पेपर टू की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने बताया था कि पेपर टू एक प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच पे चलता है। एंड आज मैं हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा और मैं यहाँ पे अपने कॉपीज दिखाऊंगा एंड अदर स्टूडेंट्स के और जो मेरे दोस्तों की कॉपीज दिखाऊंगा जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है मेरे इस अप्रोच से, ठीक है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए 3 दिन से रिसर्च कर रहा था, अपनी कॉपीज़ अपने दोस्तों की कॉपीज़ में रीड कर रहा था एंड तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ट्रस्ट मी, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। एंड अगर अगर सिंपली मुझे शेयर करना होता तो 10 मिनट की रिसर्च और 15 मिनट की वीडियो बना के मैं शेयर कर देता, बट मैं हर चीज़ को क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता था। दैट्स वाई मैंने इतना टाइम इस पर स्पेंड किया है एंड आई होप आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, ठीक है। इस वीडियो में सिंपल सा एक डिस्क्लेमर पुट करना चाहता हूँ कि कोई भी बकवास नहीं होगा, ओनली काम की बात, ठीक। और मैं अपनी सारी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे इस पेपर को क्लियर किया जा सकता है, पेपर टू को एक आइस पीस ऑफ केक वॉक बनाया जा सकता है। एंड ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ज़्यादा, देखो, फ्रेशर्स के लिए तो बेनिफिशियल होने ही वाली है, बट जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, जिनके लास्ट अटेम्प्ट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, या फिर जो CDS साइड से स्टूडेंट्स आते हैं एंड उनको आंसर राइटिंग एक तरह का बर्डन लगता है, उनके लिए ये वीडियो एक आई ओपनर होने वाली है। अब मुझे एक चीज़ मुझे बतानी है आपको कि देखो, आंसर राइटिंग में ना चॉइस आती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, अच्छा ऐसे आंसर्स को स्टार्ट किया जाता है, ऐसे इंट्रो लिखा जाता है, ऐसे बॉडी होती है, ऐसे कंक्लूजन, 2-3 चीज़ें बता दूं और मैं अपनी चीज़ें आप पे थोप दूं, नहीं। आप जब देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट इसमें 9 to 10 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस, 9 to 10 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, इतने सारे तरीके बताए हैं और आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अपनाओ। एंड इवन जैसे आपकी जो कॉपी चेक होती है वहाँ पे पर्सनलाइज आपको फीडबैक दिया जाता है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी चीज़ें नहीं थोपता हूँ, आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करनी है। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग में एक चॉइस आती है एंड ये वीडियो उसी चॉइस को एक्सटेंड करती है। जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला इस वीडियो में वो होने वाला है कि हम सबसे पहले कुछ इंट्रोज देखेंगे फॉर द एसे, कि इंट्रोज जिसमें मैं आपको 9 to 10 बेसिक टेम्पलेट्स बताऊंगा कि आप कैसे इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से आप अपने 1 या 2 मार्क्स इंट्रो में इंक्रीज कर सकते हैं। बॉडी को कैसे आपको हैंडल करना है, बॉडी में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है एंड बॉडी को आप नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंचा सकते हैं। फिर आप कंक्लूजन में हम आएंगे तो कंक्लूजन के भी बेसिक टेम्पलेट्स देखेंगे एंड वो टेम्पलेट्स देखेंगे जो कि टॉपर्स यूज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और इस वीडियो में जितने भी मिथ्स है ना विथ रिगार्ड टू द एसे राइटिंग और आंसर राइटिंग, वो सारे बस्टेड होने वाले हैं। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना। जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, इट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप पेपर 2 में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है, तो इससे ज़्यादा बेहतर वीडियो आपको नहीं मिलेगी। सो जस्ट अ सेकेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ को देखो। मैंने कुछ इस वीडियोस में मीम्स का यूज़ किया है ताकि ये वीडियो बोरिंग ना हो, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। दैट्स वाई ये वीडियो बोरिंग ना हो, इसलिए मैंने कुछ मीम्स का इसका सहारा लिया है। सो आप इसको बस जस्ट देखो। ये मसान के विक्की कौशल भाई हैं, तो एवरी टाइम ही तो रिपीटर बार बार जाते हैं एंड उनका पेपर क्लियर नहीं होता है। सो हिज स्टेटमेंट इज़ दैट कि ये दुख ख़त्म नहीं होता है बे। एंड ये अपने सिद्दीकी साहब हैं AK फैजल खान। तो जब लोग पूछते हैं भाई कितने अटेम्प्ट हो गए, तो ये जो आप थोड़ा रिलेटेबल लग रहा होगा, तो आप इस सेशन को जैसे देखोगे उसके बाद से आपको ये फीलिंग आएगी कि मैं कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। देखो, सारी कॉपीज़ कोई अपना दिखाता भी नहीं है। मैं अपनी कॉपीज़, अदर स्टूडेंट्स की कॉपीज़ आपको दिखाऊंगा कि कैसे
स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर एंडिंग दिस सेशन ये आपको फीलिंग आ जाएगी कि मैं कर लूंगा। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लो ताकि आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज मी अमन पाल, ऑल इंडिया रैंक 73। आई क्रैक द CAPF एग्जामिनेशन इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर किया। सो इट इज जर्नी फ्रॉम पोटेंशियल टू परफॉर्मेंस। जब भी मैं इस लेक्चर को डिस्कस करूंगा तो वहां पे फ्रॉम मॉडल का डिस्कस करूंगा कि फ्रॉम मॉडल होता क्या, आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। तो कुछ लोग मेरी मार्कशीट जानना चाहते थे। सो हेयर इज द मार्कशीट। पेपर 2 में मेरे 93 मार्क्स आए हैं। एंड जो लोग मुझे जानते हैं, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करते हो तो कुछ चीज़ें आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 की बात करें तो मुझे मैथ्स को ऑलमोस्ट इग्नोर करना पड़ा था। एंड पेपर 2 की बात करें तो मुझे ग्रामर को इग्नोर करना पड़ा। ग्रामर में मेरे पास हार्डली 10 to 12 मार्क्स आते थे। एंड जब मैं पेपर लिख रहा था तो मेरा एक इससे कंप्लीट भी नहीं हुआ था। स्टिल आई गॉट द 93 मार्क्स विच इज़ अ वेरी डिसेंट मार्क्स। सो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इतने अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, और एक चीज़ आप देखो कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने जनवरी 2023 से स्टार्ट की। 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, देन मैंने जनवरी से स्टार्ट किया। सो आई हार्डली 7 मंथ्स थे। सो इन 7 मंथ्स में मैंने इतने बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया कि पेपर 1 में भी मेरे 148 मार्क्स आए एंड पेपर 2 में भी 93 मार्क्स आए। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि पहली चीज आप ध्यान में रखना कि कीप इट वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। मैंने पहली वीडियो में बताया कि हर चीज को सिंपल रखा जाता है, टेढ़ा नहीं करना, बट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज जो मैं बिलीव करता हूँ कि आई डोंट बिलीव इन ग्रेजुअल इवोल्यूशन। आप धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हो, आपके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जा रहे हैं, आप सीख रहे हो, ओके। नो, आई बिलीव इन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार करो, गो फॉर 1 अटेम्प्ट, फुल अटेम्प्ट। ठीक है, एक बार में काम खत्म। सो दिस इज अबाउट, बट अब आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के आंसर राइटिंग को लेकर। बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मैं शेयर करूंगा तो स्क्रीन भर जाएगी, आप जैसे खुद ही देख लो। आप इसको पढ़ोगे ना तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि अपने वर्ड्स में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ कि नहीं करूँ, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ये सारे डाउट्स आते हैं। फिर एक कंप्लीट बिगिनर हूँ, आप तो 4 मंथ्स में ऐसे राइटिंग सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। अब जैसे कोई पूछता है कि यू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एक्चुअली वो पूछना चाहता है कि मैं कैसे क्लियर करूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, अब जैसे है कि कुछ प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, सी बहुत पहले के मैसेजेस हैं कि वर्ड्स कैसे यूज करें, जिनको उनको कैरिज्मेटिक वर्ड्स लगता है, एक्चुअली वो कीवर्ड्स होते हैं जो मैं सेशन में आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। कुछ लोग प्रॉब्लम होती है सेंटेंस मेकिंग बहुत बेसिक है, इसको कैसे करें, और पैरा कंक्लूजन नहीं काम कर पा रहे हैं। सी ये जो स्टूडेंट के मैसेज है ना, ही हैज आल्सो क्लियर्ड द एग्जाम एंड ये दिसंबर का मैसेज है एंड 2024 में ही गिव द अटेम्प्ट एंड ही क्लियर इट। सो सी मोस्ट विशियस द कंटेंट डेफिशिएंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए राइटिंग की, ये सारी चीजें। एंड ये तो बहुत ही फनी मैसेज है, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, रिपीटर्स के साथ होता है। सो दिस इज इट। एंड किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, क्या तुम गाइड कर सकते हो? तो सी बहुत सारे डाउट्स हैं पेपर 2 को लेके, आंसर राइटिंग को लेके। जस्ट इस सेशन में आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं एक एक डाउट को, एक एक चीज को बहुत ही तवज्जो से क्लियर करूंगा। एंड आपको इतना बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन कि आप फिर कहोगे कि आपको रिग्रेट नहीं होगा ये जो आप टाइम यहाँ पे स्पेंड करोगे। ठीक है, सो दीज आर सम मोर कॉमन बेसिक डाउट्स। एक चीज आप समझो ना कि पेपर 2 एक दिन की बात नहीं है, पर एक दिन जरूर होगा। लेकिन आप सही तरीके से सही तरीके से चलोगे तो आपका ज्यादा अटेम्प्ट नुकसान नहीं होगा। यू कैन बी, अगर आप सीरियस हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक डाउट्स है, जस्ट मैंने लिख दिया कि पेपर 2 से डर लगता है, आंसर राइटिंग से डर लगता है, कंक्लूजन, इंट्रो, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है, मुझे पता ही नहीं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। ये कुछ बेसिक डाउट्स हैं। रेपिटेशन, देखो ये जो वीडियो है ना, मैंने बताया कि रेपिटर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जिनके मार्क्स 60 से 80 के बीच के रेंज में स्टक हो गए हैं ना, उनको अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं। मैं वो सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, मैं क्या यूज करता था, क्या मॉडल्स होते हैं, फ्रॉम मॉडल क्या होता है, डाइकोटमी मॉडल क्या होता है, कंक्लूजन में जो एकेडमिक कीवर्ड्स यूज करते हैं वो क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा जिससे आप अपने मार्क्स को 10-20 मार्क्स इजिली इंक्रीज कर सकते हो।
ठीक है, कुछ बंदों को प्रॉब्लम होता है इंट्रो में क्या लिखे, बॉडी में क्या लिखे, कंक्लूजन में क्या लिखे, उन्हें बस एक सैंपल आंसर पकड़ा दिया जाता है जिसमें उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैं अपने आंसर्स या अदर जो टॉपर्स हैं उनके आंसर्स दिखाऊंगा ताकि आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये चीज़ें लिखी जाती हैं। मैंने बताया कि पेपर 2 एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चलता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, तो मैं जो भी बोलूंगा उसके लिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। इट इज़ नॉट लाइक कि जनरल व्यूज देके मैं आपसे निकल जाता हूँ। इस वीडियो में मैंने बहुत एफर्ट डाला है एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इसको देखोगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ आंसर राइटिंग ऐसे की जाती है। फाइनली मुझे समझ में आ गया कि आंसर राइटिंग की डिमांड क्या होती है। ठीक है, मैंने बस 4 से 5 मंथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी एंड मेरे मार्क्स इतने आए, डिस्पाइट दैट कि मेरे ग्रामर में नंबर्स नहीं आए, डिस्पाइट दैट कि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया था, स्टिल आई गॉट दैट। सो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो। अब कुछ बंदों का आता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाला जा सकता है ये आंसर राइटिंग कितने टाइम में सीखा जा सकता है, क्या 4 मंथ्स एनफ है, क्या बैच में जो 4 मंथ मैंने दिया वो एनफ है क्या? सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर डेडिकेशन। इफ यू आर विथ मी ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आंसर राइटिंग आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, जो भी मैं आपको कॉपीज दिखाऊंगा वो एक सिंपल स्टूडेंट्स की कॉपी है, उनका कोई भी फैंसी एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है। दीज पीपल आर नॉट फ्रॉम IITs, BHU, DU एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये दिमाग से भूल जाना है कि आंसर राइटिंग आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से डिफाइन होती है। ठीक है, जितने भी बेसिक डाउट्स हैं रिगार्डिंग दी आंसर राइटिंग पेपर 2 सारे आज आपके बस्ट हो जाएंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट लेट गेट स्टार्टेड। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी था। ठीक है, सो चलिए अब हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। ओके, पहले मैं आपको तीनों चीजें ब्रेक करके बताऊंगा। इंट्रो अलग से डिस्कस करेंगे, बॉडी ऑफ द ऐसे वो अलग से डिस्कस करेंगे एंड कंक्लूजन को वो अलग से डिस्कस करेंगे। फिर हम तीनों को मर्ज करेंगे, क्या लिमिट्स होती है, व्हाट इज द 3 लिमिट्स विच यू हैव टू फॉलो, एवरीथिंग इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहली चीज हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं आपके लिए 9 to 10 टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स रेडी किया हूं ताकि आप इस चीज से इंट्रोडक्शन कर सकते हो। सबसे पहली बात देखो, कोड्स एक सबसे सिंपल एंड बेसिक इंट्रोडक्शन का मेथड है, जिसको पहला जो हमारा मेथड है कोट बेस, बट इसको भी आप बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। अवॉइड द जनरल कोट्स, वही महात्मा गांधी के कोट्स, वही जवाहरलाल नेहरू के कोट्स, इग्नोर इट। जो भी कोट्स मार्केट में घूमते रहते हैं आप समझो कि उसे आप खुद यूज नहीं कर रहे हो, अदर स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे हैं, सेम बाय सेम वही चीजें यूज हो रही हैं। एंड जब इवेलुएटर या एग्जामिनर के पास वो कॉपी जाती है, वो बंदा बोर हो गया रहता है, तब तक उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो उस कोड को जानने में जिसको वो 1000 बार चेक कर चुका है। तो जब बोर्डम होती है तो इंसान फिर आंसर नहीं देता है। ठीक है, उसके जो मार्क्स है वो नहीं देता है। सो इस कोर्स में ऐसे कोर्स लिखे गए हैं, अगर आप इसको यूज करते हो ऐसे कोर्स तो आपकी लाइफ जिंगल अलग हो जाएगी जस्ट जोकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, PYQs की इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी। ठीक है, जैसे CAPF 2023 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो इंडियन डायस्पोरा के रोल के बारे में पूछा गया था। मैंने CISF 2009 का क्वेश्चन लगाया था, मेरे लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे स्टक रहते हैं। मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs को डिस्कस किया था पहली वाली वीडियो में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। सो रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, मैंने क्या कोट यूज किया था, यू कैन सी हियर, we should not view our diaspora in the terms of sankhya, but let we see as a shakti. In doing so, we can solve our problem of brain drain by converting it into the brain gain. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कोट्स, यानी कि जो करंट रनिंग प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो आप कोट्स यूज करते हो, जो कि अभी उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, तो आपके 1-2 नंबर 3 नंबर ऐसे में तो वही बढ़ा देते हैं। मैं कभी भी इनके कोट्स यूज करता था, 1 या 2 कोट्स, ताकि ये जो कोट्स है ना, ये आप देखोगे ये कोई यूज नहीं करता है। एंड ये मैंने PIB से उठाया था। सो हेयर यू कैन सी द टर्म संख्या, शक्ति, ब्रेन गेन। इसके लिए एक फ्रॉम मॉडल आता है, मैं बताऊंगा फ्रॉम मॉडल क्या होता है। एंड ये आपका पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट थी मेरे आंसर कॉपी की, फ्रॉम मॉडल। सो फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, ये चीज मैंने बात की यहाँ पे। आपने ये कोटेशन देखी होगी,
अब देखो इसको देख के कुछ तो लगता है कि हाँ इसमें कुछ मैंने कीवर्ड्स हैं, कुछ अलग चीज़ है जिसमें थोड़ा सा हिट करती है डिमांड को, तो इस तरह के कोड्स आपको यूज करने हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ आर्म फोर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने उस टाइम करंट जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान थे उनकी स्टेटमेंट यूज की थी, इन कीपिंग विथ आवर कल्चरल बिलीव्स ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। India has emerged as first responder in HADR missions. HADR mission is a keyword and crisis anywhere in the world. तो यहाँ पे देखो कि मैंने क्या चीज़ यूज, एक वसुदेव कुटुंबकम, एक HADR, और यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है इनकी स्टेटमेंट की, तब ये कोटेशंस में एक वेट आता है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ यूज करते जा रहा हूँ जिसको सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। आपको अपनी कॉपीज में यूनिक चीज़ें लानी पड़ेंगी ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो, आपको आंसर्स दे। इसीलिए आपके आंसर्स इसीलिए आपके मार्क्स स्टक हो जाते हैं। जो भी रिपीटर्स होते हैं एक तरह के कोड्स, उन्हें पता ही नहीं कि यार मैं सेम तरह के कोड्स यूज कर रहा हूँ, एंड एग्जामिनर बोर हो गया उसको चेक करते करते, तो क्या ही नंबर देगा। एक और चीज देखो, मैं एग्जांपल्स मैं बताऊं प्रैक्टिकली अप्लाई करके सब कुछ दिखा रहा हूँ, आपको पहले भी बता दिया है। ये एग्जांपल्स बहुत सारे मैंने डाले हैं, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से कोटेशंस यूज करनी होती है। जैसा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, अगर कुछ ऐसा ऐसे आता है तो आप देखो ऐसे यूज कर सकते हो, व्हाट वी नीड इज एन एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, इन एग्रीकल्चर। अब इसको ऐसे दे फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया मैंने, ग्रीन रिवोल्यूशन आएगा, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन आएगा, फिर एवरग्रीन रिवोल्यूशन आएगा। तो यहां से आप एग्रीकल्चर कोई टॉपिक हो तो इस तरह का कुछ कोट आप यूज कर सकते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये उनके स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी है। तो इस तरीके से आप कुछ यूज करोगे तो लगेगा कि हाँ बंदे ने कुछ तो नया यूज किया, कुछ ये जो कोटेशन दिख रही है कुछ स्पेशल है, ठीक है। अब जैसा देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, इस पे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। जो संस्कृत श्लोक हम यूज करते हैं ना यार, वो बहुत ही तगड़े होते हैं, डायरेक्टली हिट करते हैं डिमांड को। जैसे कि कभी भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो इस तरह कोटेशन आप यूज कर सकते हो, प्रकृति रक्षिति रक्षिता। कोट से आप कंक्लूजन भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम इंट्रो की बात कर रहे हैं कोट बेस। तो इसका मतलब होता है इफ वी प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट अस। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या, मनुस्मृति में शायद लिखा गया है, एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर, ठीक है। तो ये प्रकृति रक्षिति रक्षिता का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे आप देखोगे वसुधैव कुटुंबकम, तो यार ठीक है वो पुराना हो गया है, अब ये देखो कुछ नई चीजें लगाओ, तो प्रकृति रक्षिति रक्षिता, ऐसा लगता है कि हाँ ये डायरेक्टली हिट कर रही है, ये जो कीवर्ड्स हैं या कोटेशन है डायरेक्टली हिट कर रही है। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जैसे कि स्पेस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो एक जनरल से मैंने टॉपिक जस्ट इसको प्रैक्टिस किया था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस, उसके स्कोप्स एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे देखो मैंने वहाँ ये सारी चीज़ें मैं पीआईबी से उठाता हूँ, आप चाहो तो खुद कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने उठा के बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं, ठीक है। तो कोर्स में आपको ये मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब जैसे देखो उस टाइम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या यूज़ किया था, with the increased engagement of private players in the space sector, India is emerging as major space hub and fulfilling the visions of Amrit Kal keyword and समर्थ, सक्षम, सफल एंड समृद्ध भारत। यार कौन नहीं इंप्रेस होगा इस कोट से, ठीक है। इवन आप पहली बार जब पढ़ोगे तो आपके खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हाँ यार इन कोट्स में वजन है, दम है। तो आपको आंसर्स यहाँ से क्यों नहीं, आपके इंट्रो में खुश होकर एग्जामिनर आधा एक नंबर इंक्रीज करेगा। ऐसे नंबर्स इंक्रीज होते हैं, यूं ही नहीं कि आप पुराने रद्दी से कोड्स यूज कर रहे हो, करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि हम वही कोड्स यूज कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, और तो फिर वही बोर्डम क्रिएट हो जाता है, नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल, अभी एक दो और बचा है, चलो ये भी देख लो। इंडिया इज ग्लोबल पावर, ये देखो इंडिया इज इमर्जिंग लीडर इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सेम क्वेश्चन 2023 का रिफ्रेश करके यूपीएससी ने सीएसएफ में पूछा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज ग्लोबल पावर। ये दोनों क्वेश्चन सेम है ना, दोनों ही सेम है, बस रिफ्रेजिंग किया गया। चलो वो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि कोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो कोर्ट बेस में अब देखो इंडिया इज अ ग्लोबल पावर, ये वाला कोर्ट मैंने एग्जाम में भी यूज किया था, इस क्वेश्चन को जब मैं एड्रेस कर रहा था। तो There has been transformation of 3Cs in Indian foreign policy. ये 3C क्या है? Capability, credibilities and context. Today we are a self-confident nation
rooted in our culture and values and relentless in our pursuit of national interest. डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट है, जो यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं. ये मैंने उठाया था पीआईबी से, अगेन मैं बता रहा हूँ. सो ये मैंने उठा के अपने नोट्स में ऐड कर चुका हूँ. तो कुछ बहुत सारे नहीं मैंने बनाए थे, जस्ट मैंने आपको एक झांकियाँ दिखाई कि हाँ मैं कोट्स ऐसे यूज करता था, वही पुराने कोट्स नहीं यूज करता था. सी यहाँ पे 3C का इंपॉर्टेंस देखो, यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्टेक्ट. जब इसको आप ध्यान से समझोगे ना, सोचोगे तो लगेगा कि हाँ यार इसमें कितना वजन है. फिर आप देखोगे कि रिलेंटलेस है अपने परस्यूट में, अपने नेशनल इंटरेस्ट में. ठीक है, तो ये सारी चीजें हिट करती हैं. ठीक है, डायरेक्टली हिट करती हैं डिमांड को. ठीक है, यार मैं जब भी पढ़ाई करना होगा ये टेप देना. ठीक है, जस्ट फॉर जोकिंग, आप कर भी सकते हो, नो इशू. ठीक है, तो पहली चीज हमने डिस्कस की है वो थी कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं. आपने भी पहले कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन पढ़ रखा होगा, लेकिन मैंने कैसे बताया तो आपको समझ में आ गया होगा. अवॉइड दी जनरल कोड्स, और ये जो इमोजी बता रही है ऐसे कोड्स लिख दिया तो लाइव झिंगलाला. ठीक है, एक्चुअल में लाइव झिंगलाला. नाउ मूव टू सी. मैंने इसलिए यूज किया है, लेक्चर बड़ा होने वाला है, यू डोंट गेट बोर्ड, है ना. बोर्ड आपको भी नहीं होना है, मीम्स देखते चलो और समझते चलो. ओके, दूसरी चीज है फ्रॉम मॉडल. ठीक है, किसको अच्छी नहीं लगती वो कहानियां, फ्रॉम रैग्स टू रिचेज. कल वो रिक्शा चालक था, अगले दिन रिजल्ट में नाम आ गया, कुछ अलग ही बंदा बन गया. रैग्स टू रिचेज. एडवर्टाइजमेंट, जो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स होती है उसमें ये यूज किया जाता है फ्रॉम मॉडल. तो आप क्यों नहीं यूज कर सकते हो. सी, जो फ्रॉम मॉडल है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है. अमीर गरीब से अमीर बन गया, लकीर का फकीर बन गया. फ्रॉम मॉडल यार, फ्रॉम हिंदी में यूज करोगे तो भी समझ में आएगा. तो यहाँ से यहाँ तक जाने की जर्नी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन. और ट्रांसफॉर्मेशन किसको अच्छा नहीं लगता है. अपने कॉपीज में जब ये फ्रॉम मॉडल यूज करोगे ना मजा आ जाएगा. ठीक है, एग्जामिनर भी देखेगा कि हाँ यार कुछ तो बचा. अब देखो कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ. जैसे ये कंप्लीट होगा ना ये वाला टॉपिक, तो आपका होगा एक नंबर है भाई, मैं भी यूज करूंगा. चलो आगे बढ़ते हैं ना, समझते हैं. ठीक है, टॉपिक से डायग्नोज नहीं होते हैं. चलो टॉपिक पे ही रहते हैं. जैसे आया था क्वेश्चन चाइल्ड इश्यूज का. चाइल्ड लेबर इज एन एक्सेप्टेड इंडेमिक रियलिटी इन इंडिया. ठीक है, तो फ्रॉम मॉडल आप कैसे यूज करोगे. फ्रॉम रैग पिकर्स टू रैट होल माइनिंग, फ्रॉम बेगर्स टू न्यूज़पेपर वेंडर्स, फ्रॉम वॉन्डेड लेबर्स टू वर्किंग चिल्ड्रन, वी आर सीइंग द मीनेंस ऑफ चाइल्ड लेबर. है ना, इन सारी चीज़ों में दिखा के मैंने बताया कि चाइल्ड लेबर का जो मीनेंस है वो हम हर जगह देख रहे हैं. चाहे वो बेगर्स से न्यूज़पेपर वेंडर्स की बात हो जाए, चाहे वो बंधुआ मजदूर से वर्किंग चिल्ड्रन की बात हो जाए, तो अब देख रहे हो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जा रहा है. तो हमने दिखाया कि चाइल्ड लेबर कहाँ पे प्रेजेंट है. अब उसके बाद से जस्टिफाई कैसे करा मैंने. द ग्लास इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री, द फायर क्रैकर इंडस्ट्री ऑफ सिवास की, और जो मिर्जापुर की जो कालीन इंडस्ट्री है, कारपेट इंडस्ट्री है, वो दैट स्टैंड द टेस्टिमनी ऑफ इट, ये इसका एग्जांपल है. ठीक है, तो आप देखो कि ये जो फ्रॉम मॉडल है टू मच इफेक्टिव. जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ मच इफेक्टिव इट इज. कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं. हर बार रिपोर्ट, डेटा, केस स्टडी से स्टार्ट नहीं किया जाता है आंसर. सी, जब ये चीजें आप यूज करते हो तो लगता है कि हाँ यार इस बंदे में कुछ तो नया लाया है, कुछ तो दम है. ये जो फ्रॉम मॉडल है ये भूलना नहीं भाई. ये बॉडी में भी हम मैं बताऊंगा आपको, फिर आपके कंक्लूजन में भी बताऊंगा. कंक्लूजन में तो ये पूरा का पूरा जान फूंक देता है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. रुको कुछ और दिखाता हूँ. ये हमारे स्टूडेंट का है. ठीक है, वुमेन इन स्पोर्ट्स. ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट 2020. स्टिल इट वाज अ रिपोर्ट बट यू कैन यूज इट. अगर ऐसे में आता है तो भी अब यूज कर सकते हो. सी, इन्होंने क्या लिखा है. द इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम पयोली एक्सप्रेस टू इंडियन टाइग्रेस. है ना, पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा और इंडियन टाइग्रेस साक्षी मलिक. एंड टू आर्मलेस आर्चर टू शूटर दादी शीतल देवी से चंदू तोमर तक. तो ये पूरा का पूरा इंडिया घुमा लाइन. ठीक है, फ्रॉम दिस टू दैट, फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, हैव इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड नंबर ऑफ वुमेन्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. ठीक है, आप एग्जाम्पल देते हो, आप फॉर एग्जाम्पल किसी का देते हो तो ऐसे में क्या करते हो आप, कॉमा लगा के यूज करते हो. ये इस तरीके से आप यूज करोगे, हिट करती है वो नेम भी. इंसान इसको 2 बार पढ़ेगा कि समझेगा कि हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में. एक बार जस्ट आप इसको रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ मच इफेक्टिव इट इज. ठीक है, तो ये चीज है. जब आप ये फ्रॉम मॉडल यूज करते हो ना, आपकी कॉपीज में एक यूनिक चीज ऐड करता है. तो हमने इंट्रो में फ्रॉम मॉडल यूज कर दिया. ठीक है, 2 चीजें डिस्कस की अभी मैंने, कोड बेस्ड और दूसरा फ्रॉम मॉडल. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे नंबर इंक्रीज होते हैं.
है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। चलो रिपोर्ट मॉडल, हाँ ये तो यार ठीक है, ये वाला तो मुझे इजी लगता है ना, ये तो सभी यूज करते हैं, ये तो पता ही है मुझे। देखते हैं कैसे यूज करना है। हाँ जैसे देखो एक क्वेश्चन आया था 2018 CAPF में, प्रोमोटिंग द इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन। तो ये हमारे एक स्टूडेंट की कॉपी है। द रीसेंट एसर रिपोर्ट ने बताया कि 47 ऑफ द स्टूडेंट फेसिंग डिफिकल्टी इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड 30% कुड नॉट रीड प्रॉपरली। तो इन्होंने एक रिपोर्ट यूज किया। अब देखो जैसे इन्होंने यूज किया ना, इस चीज को लिंक किया, लिंकिंग पैरा है, लिंकिंग पैरा भी यही साथ ही साथ समझ लो कि अब इन्होंने कैसे लिंक किया, इसको जस्टिफाई किया। दीज फिगर्स हैव रेज द कंसर्न ओवर ट्रेडिशनल रोट लर्निंग, ट्रेडिशनल जो रोट लर्निंग होती है उस पर कंसर्न दिखा रहा है। एंड हमें एक नीड महसूस हो रही है कि हम एक डायनेमिक, इंटरैक्टिव, इनोवेटिव लर्निंग इन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो, डायरेक्टली मीटिंग द डिमांड ऑफ द एसे, ठीक है। ऐसे ऐसे की डिमांड मीट होती है, प्रोमोटिंग द इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन। आपको रिपोर्ट यूज करनी है, रिपोर्ट यूज करके यहीं पे लोग रुक जाते हैं, उसके बाद अपनी जो कहानी है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, पहले आप उसको जो रिपोर्ट यूज कर रहे हो उसको जस्टिफाई करो कि मैंने रिपोर्ट क्यों यूज की है, उसको जो ऐसे की डिमांड है उसको डायरेक्टली टारगेट करो उस रिपोर्ट का यूज करके। ऐसा नहीं है कि आप देखो क्या है ना कि कंटेंट याद करके भर दिए या फिर कुछ कर दिए तो नहीं होता है, उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, उसको जस्टिफाई करना होता है। एंड ये स्किल आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो ये लिंकिंग पैरा यहाँ पे साथ ही साथ समझ लिया आपने। एंड रिपोर्ट कुछ ऐसे यूज करनी है, तो आपको लग रहा होगा ये वाला तो ईजी लगता है ना। चलो एक और देखते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। CAPF ACE 2020 का है। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ अपने से बने बनाए क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ और नहीं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2020 का क्वेश्चन था, इन्होंने यूज किया NCRB की रिपोर्ट, ठीक है, बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है। तो रीसेंट डेटा ऑफ NCRB रिपोर्ट, इसने हाईलाइट किया द इशू ऑफ इंक्रीज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सेम चीज यहाँ पे पूछा गया, डायरेक्टली मीटिंग द डिमांड बाई कितना, तो इन्होंने बता दिया 4%। ये रिपोर्ट है कि 4% इतना इंक्रीज हुआ है। अब किस में, तो डोमेस्टिक वायलेंस में, सेक्सुअल अब्यूज में, ठीक है, ये सारी चीजों में। तो ये बताता है कि ऑपरेशन हो रहा है वुमेन का बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो इन्होंने देखो रिपोर्ट यूज किया, रिपोर्ट का नंबर यूज किया एंड ये कीवर्ड यूज करके इन्होंने डायरेक्ट ऐसे को इससे लिंक कर दिया। तो केवल रिपोर्ट यूज नहीं करनी है, उसको लिंक भी करना है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि आप पहले जो रिपोर्ट यूज करते होगे उससे आप लिंक नहीं करते होगे, सोचते हो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा, ठीक है, नहीं। आपको जो रिपोर्ट यूज करनी होती है उसको जो ऐसे की डायरेक्ट डिमांड है उसको तुरंत लिंक करना होता है, ताकि जो एग्जामिनर का ध्यान है वो भटके नहीं, वो रहे कि हाँ यार ये बीटिंग अबाउट द बुश नहीं कर रहा है, जस्ट कंटेंट भर नहीं रहा है, ये उसको यूज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है इन अ वेरी प्रोविंसिंग वे, ठीक है। तो चलो एक और टॉपिक है। हाँ देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ PYQ इतना इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा बताया, ग्लोबल न्यू ऑर्डर जो कि 23 में आया था। इवन ये वाला क्वेश्चन मैंने साइबर सिक्योरिटी पे प्रिपेयर करके गया था, तो 23 में फिर आ गया था, तो मैंने इसको भी लिखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। साइबर अटैक्स अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंस तो मैंने ऑलरेडी बता दी है, लेकिन बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि आप भटको नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही स्टिक रहो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी है ना, ये देखो जैसे कि मैंने ये रिपोर्ट यूज की, EY की ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्वे की रिपोर्ट है कि इंडिया जो है वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर थ्रेट डिटेक्ट हुए हैं और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है इन द टर्म्स ऑफ टारगेटेड अटैक्स, ठीक। अब यहाँ पे मुझे जैसे कि मैंने ये रिपोर्ट यूज किया तो वहां पे उन्होंने उससे मीट किया था डिमांड को। अब देखो कीवर्ड से आप कैसे जो डायरेक्टली डिमांड है वो आप कैसे मीट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने इफेक्टिव यूज ऑफ कीवर्ड्स बताए हैं। अभी एकेडमिक कीवर्ड्स अलग से डिस्कशन करेंगे क्या होता है, इसको देख के घबराना नहीं है भाई, इसको देख के घबराना नहीं है, ये स्किल है, ये नॉलेज पे मत जाना कि ऐसे कीवर्ड कैसे मैं यूज करूंगा, ये भी स्किल है, इसका नॉलेज वाला सिस्टम अलग है, बताऊंगा मैं। तो ये लिंकिंग पैरा है, कैसे मैंने यूज किया कि ये न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर है या फिर एक थ्रेट है। तो देखो इन द एज ऑफ हाइपर इंफॉर्मेशन, ठीक है, साइबर वॉरफेयर एक फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर निकल के आया है एंड इंक्रीजिंगली बिकम अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर
विच लीड्स टू फॉलोइंग इशू। अब मैं यहाँ से इशू शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आप समझो कि कैसे मैंने इफेक्टिवली यूज किया। यहाँ से मैंने डायरेक्टली ऐसे की डिमांड को मीट किया है विथ दिस कीवर्ड्स, एंड यहाँ पे मैंने इशू स्टार्ट करके जस्ट देखो, एक चीज और समझ लो कि जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मत लिखना, 40-50 वर्ड्स बहुत होते हैं, एनफ होते हैं। तो इतने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना, ये नहीं कि पूरे के पूरे एक पेज में पैरा आपका खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। आप लिंकिंग पैरा का रेलिवेंस समझो। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने अदर वे में इसको जस्टिफाई किया था, एंड ये मेरे अदर वे में जस्टिफाई करने का तरीका है। तो ये चीजें आप जब अपने स्किल्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। तो ये तीसरा मॉडल था रिपोर्ट मॉडल, वो अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। तो वो है ये। अब देखो रिपोर्ट्स कहाँ से यूज करनी है, क्या खोद के निकालना है क्या कहीं से, या मुझे कोई वो पकड़ा दे, पूरा का पूरा पेज पकड़ा दे कि ये भाई ये लो रिपोर्ट ले लो रट लो, नहीं। आप देखो कि जो करंट अफेयर्स के लिए जो रिपोर्ट का डेटा होता है ना, जो आप प्रिपेयर करते हो सेम ही यूज करना है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है। आप जो करंट अफेयर्स के लिए रिपोर्ट, जैसे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हो गया, ये तब मैं अपने नोट्स ना करंट अफेयर्स के ऐसे कुछ बनाता था, तो मैं ज़्यादा मैगजीन पर डिपेंड नहीं रहता था। तो वहाँ से मैंने कट के उठाया। तो जैसे मैं बनाता था तो यहाँ पे मैं सब कुछ लिख देता था। तो जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें, तो जब मैं रिपोर्ट्स यूज़ करता था तो डायरेक्टली मुझे ये सारी चीज़ें याद रहती थी, बहुत सारे रिपोर्ट्स याद रहते थे, और मैंने अपने हाथ से ही अपने नोट्स बनाए थे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। आपको भी अपने रिपोर्ट्स को एक जगह कलेक्ट कर लेना है, एंड जैसा भी ऐसे आएगा उसमें एक ऐसे में तो आप रिपोर्ट यूज कर ही सकते हो। मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा इंट्रो के। अगर आपको रिपोर्ट मॉडल अच्छा लगता है, आप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हो, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और लिंकेज भी इंपॉर्टेंट है, जो लिंकिंग पैरा की इंपॉर्टेंस है वो जो मैंने आपको बताई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समझना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अच्छा एक और बच्चा है क्या? ओके ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन बेस्ड अप्रोच थोड़ा सा देख लेते हैं ना जल्दी से। जैसे आप देखोगे कि एक टॉपिक आया था क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, ये जो हमारा जो थीम हम कवर करेंगे ना, सब थीम है उसका। तो ये देखो यहाँ पे हमने शायद टॉपिक कवर किया है ग्लोबल वार्मिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, CISF AC 2020 का क्वेश्चन। ये वाली कोटेशन मैंने आपको बताई थी पिछली वाली अप्रोच में, जो कि कोट बेस्ड थी कि प्रकृति रक्षिति रक्षिता, हाउ इफेक्टिव दिस कोटेशन इज, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो ये मैंने यूज कर दिया। अब देखो कोटेशन भी मैंने यूज किया। ऐसा नहीं है कि आप देखो, एक जैसे मैं सारी चीजें बताऊंगा ना, तो आपको एक चीजों से एक्सपेरिमेंट करना है, मिलाते रहना है, कुछ ना कुछ मिलाते रहना, ताकि आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपकी USP आप खुद समझो। मैं अपनी चीजें नहीं थोपना चाहता हूँ, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। आंसर राइटिंग एक आर्ट होती है, एंड सबकी उसमें जो भी आप जिनके भी आंसर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो हमें उस चीज को इंप्रूव करना है। मुझे कोट और रिपोर्ट को साथ में यूज करना पसंद आता था, दैट्स व्हाई मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखो, तो यहाँ पे जो मैंने रिपोर्ट यूज की है ना, वो IPCC की जो है ये जो पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है उसकी AR6 रिपोर्ट है, जो सिंथेसिस रिपोर्ट थी, वो मैंने यूज की है कि ग्लोबल वार्मिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे। तो मैंने बोला है कि इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल टेम्परेचर हैव राइजन टू 1.1 डिग्री सेल्सियस, और हम जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का है जो पेरिस गोल्स में कमिटमेंट थी, अब वहां पे पहुंच रहे हैं। अगर टेम्परेचर 1.7 से 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ जाता है, तो हमारी जो वहाँ पॉपुलेशन होगी विल बी प्रोन टू लाइफ थ्रेटनिंग हीट एंड ह्यूमिडिटी। तो ये सारी चीजें मैंने रिपोर्ट की, रिपोर्ट की कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दी। तो इस तरीके से ये नहीं कि रिपोर्ट यूज कर दिया क्लोज कर दिया, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि रिपोर्ट के आसपास जब आप यूज करते हो ना, तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने की। तो इस तरीके से आप कुछ रिपोर्ट को और कोट बेस मिला के कॉम्बिनेशन बेस्ड अप्रोच शुरू कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपनी कॉपीज में, ठीक है। तो 2 चीजें हमने डिस्कस की हैं, या 3 चीजें हो गई क्या? 3, हाँ हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली हैं, रिपोर्ट बेस्ड, कोड बेस्ड एंड द फ्रॉम मॉडल, ठीक है। अब ये भी अब देखो सबके लिए इजी रहता है, रेलिवेंट करंट अफेयर्स यूज करना, डेटा यूज करना, फैक्ट्स यूज करना, केस स्टडी यूज करना। देखो हर जगह बताया जाता है कि हाँ ये चीजें यूज करनी होती है। मैं बताऊंगा आपको आज की ये कैसे यूज करनी होती है। एवरीथिंग विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पेपर 2 में आप नहीं प्रोसीड कर सकते हो या सक्सीड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चीजें वुमेन इन लेजिस्लेचर जैसे एक प्रोबेबल टॉपिक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने डेटा का यूज़ किया है, रेलिवेंट करंट अफेयर्स का यूज़ किया है। देखते हैं। करंटली इंडियन वुमेन हैव वेरी लो रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। उन्होंने बताया कि 14% है पार्लियामेंट में, 8% है स्टेट लेजिस्लेचर में। एंड इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA जो पास हुआ, दैट प्रोवाइड दी 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डेटा यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है 8% एंड 14% का, ठीक है, ताकि इन्होंने बताया कि मेग्रे पार्टिसिपेशन है फॉर द वुमेन इन लेजिस्लेचर, इन जैसे कि पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में। और उसके बाद से जो रेलिवेंट करंट में जो चीज़ें चल रही थी, जो कि 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसको इन्होंने लिंक कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा और रेलिवेंट करंट अफेयर्स को यूज करना है, ठीक है। अब उन्होंने देखो लिंकिंग पैरा मैंने पिछले वाले में बताया था, इस वाले में देख लो। जैसे कि वुमेन लेजिस्लेचर का टॉपिक है, तो इन्होंने बोला कि the need for more women participation has been realizing since decade and some steps have already taken in the past, but women reservation at grassroots democracy ये थोड़ा सा उतना बेटर नहीं है, इट कुड बी बेटर, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ कुछ आपको लिंकिंग पैरा यूज करनी है। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो हम बस इंट्रो की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे इनकी कॉपी आ गई तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कीवर्ड्स के बारे में हल्का सा, ठीक है। इसको आपको देख को लगेगा कि वाह क्या ही यूज कर दिया बंदे ने, कहाँ से यूज कर दिया। वुमेन पार्टिसिपेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी पॉलिटिक्स, बट द पेट्रियार्कियल नेचर, जो हमारी सोसाइटी का पेट्रियार्कियल नेचर है, द पॉलिटिकल पार्टीज का है, उसकी वजह से वुमेन लास्ट इन द जेंडर हायरार्की एंड इन द जनरेशनल हायरार्की एज वेल, ठीक है। इस कीवर्ड को तो फिर से पढ़ो कि ये पेट्रियार्कल नेचर की वजह से वुमेन जेंडर हायरार्की में तो लास्ट में आती ही है, बल्कि जनरेशनल हायरार्की में भी लास्ट में आती है। सो इसको पढ़ के किसका वो मूड एलिवेट नहीं हो जाए, क्या बंदे ने यूज़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने नीड को एड्रेस किया। तो कीवर्ड्स के लिए मैं आ रहा हूँ अभी क्योंकि मेरी 2 यूनिक सेलिंग पॉइंट थी, कीवर्ड्स यूज करना एंड फ्रॉम मॉडल, ठीक है। तो दोनों मेरा दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए मैं बार बार हाईली एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद आता था। तो ये देखो आप, तो इस तरीके से वुमेन इन लेजिस्लेचर के जो टॉपिक हैं ये ऐसे आप हमने डिस्कस किया। तो इसके क्या हो सकते हैं रेलिवेंट करंट अफेयर्स, डेटा, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। चलो एक दो और एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल से तो मेरा मन भरता भी वैसे भी नहीं है, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ। और ये आपकी देखो टॉपिक, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसका जो मेन मोटिव है कि आपको समझ में आए। मुझे वीडियो ख़त्म नहीं करनी, मैं जेन्युइनली एफर्ट डाल रहा हूँ आपको समझाने में, तो मैं एग्जाम्पल्स कम नहीं डालूंगा, डोंट टेक टेंशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डालूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक आपको एग्जाम्पल्स मिलते रहेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, वीडियो घुमा घुमा के देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस, अब देखो ये भी एक स्टूडेंट की है, इनको भी बहुत प्रॉब्लम आती थी ऐसे राइटिंग में, बट 2 महीने में बंदे ने इतना रैपिड इंप्रूवमेंट किया कि बता नहीं सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस, जैसे कि इन्होंने बोला था, इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। CAPF 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो इन्होंने क्या यूज किया, रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस ने INS इम्फाल को रेड सी में एक्शन के लिए लगाया है। किस लिए? टू काउंटर दी हाउदी रेबल्स ऑफ यमन। उस टाइम ये रेड सी क्राइसिस बहुत चल रहा था 2024-23 में। तो ये क्या दिखाता है, दैट शो केस द स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड टाइमली डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्स, है ना। रेड सी कैटास्ट्रॉफी जो है उसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाती है, टाइमली एक्शन दिखाता है। तो इन्होंने जो केस स्टडी है, INS इम्फाल की केस स्टडी है, उसका बहुत ही अच्छे से सदुपयोग कर दिया। तो इस वजह से ये जो ऐसे की जो डायरेक्ट डिमांड है ना कि तुम बताओ कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पे फुलफिल हो गया। आप चाहो तो थोड़ा सा 2-3 लाइन और ऐड करके इसको और बेटर तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, पर कोई नहीं, स्टिल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन और बहुत ही जस्टिफिकेबल इंट्रोडक्शन है। आपको यहाँ से आराम से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ताकि क्योंकि आपने जो ऐसे की डिमांड है उसे आपने डायरेक्टली हिट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, है ना। और हाँ, हमने 1-2 एग्जाम्पल देख लिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे इन्होंने यूज किया है रेलिवेंट करंट अफेयर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, ठीक है। चलो, तो डिसेबल्ड, जैसे क्वेश्चन आया CISF 2020 में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टुवर्ड द डिसेबल्ड, है ना। स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डिसेबल्ड के टुवर्ड्स, तो इन्होंने यूज किया है कि
रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर द दिव्यांगजन, ठीक है, दिव्यांगजन यानी कि डिसेबल्ड, इन मध्य प्रदेश। तो इन्होंने जो करंट अफेयर्स है बहुत ही रेलिवेंटली यूज किया है, एंड ये अपनी कोई करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो कर रहे होंगे, वहां से इनको मिल गया होगा। तो जो आप करंट अफेयर की मैगजीन फॉलो करते हो ना, जब एक बार आप थीम्स कवर कर लेते हो तो वहां से जो जो टॉपिक, जो जो एग्जाम्पल्स आपको लगते हैं कि इस जगह फिट हो जाएंगे पेपर 2 में, इस टॉपिक में फिट हो जाएंगे, आप वहां पे ऐड करते रहो, आपकी करंट अफेयर्स भी हो जाएगी और आपका पेपर 2 भी हो जाएगा। सो ये एक फायदा होता है। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है दिव्यांगजन के लिए, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है फॉर अ डिसेबिलिटी इंक्लूजन, इन्होंने कीवर्ड यूज किया डिसेबिलिटी इंक्लूजन, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है वैसे डिसेबिलिटी इंक्लूजन। तो डायरेक्टली मीटिंग द डिमांड ऑफ ऐसे रेलिवेंट करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है। अब देखो इन्होंने यूज किया, इसको कनेक्शन कैसे किया है, व्हाट इज द लिंकिंग पैरा ना, तो इसको देख के लगेगा ना कि जस्ट प्लेइंग विद द पेपर 2, एंड ट्रस्ट में 2 महीने में इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। तो ये देखो, इन दिस सिम्फनी ऑफ लाइफ एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक नोट टू प्ले, है ना, इस जिंदगी में हर इंडिविजुअल के पास यूनिक नोट टू प्ले। तो डिसेबल्ड वंस कोई एक्सेप्शन नहीं है, इन्होंने कहा डिसेबल्ड वंस नो एक्सेप्शन। दे डू नॉट सीक एम्पैथी बट सॉलिडारिटी, दे डू नॉट सीक चैरिटी नहीं चाहिए उन्हें, बट उनको चांसेस चाहिए, स्टिग्मा नहीं चाहिए, सोसाइटी स्टिग्मा नहीं चाहिए, उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए डिसेबल्ड के लिए। तो ये बहुत ही इंप्रेसिव कनेक्शन है। इस तरह कनेक्शन आप धीरे धीरे डेवलप करोगे जब आप आंसर राइटिंग करोगे, एंड ट्रस्ट में ये जितना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आंसर राइटिंग आपके अकेडमिक बैकग्राउंड से डिफाइन नहीं होती है। यू कैन ऑल्सो लर्न दिस इन 2-3 मंथ्स, बहुत अच्छे आंसर लिखना सीख जाओगे, बशर्ते आप सही डायरेक्शन में सही चीज को फॉलो करो एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है। गधों की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। व्हाट इट रिक्वायर्स टू क्लियर द एग्जाम, डू दैट पर्टिकुलर थिंग, और बस वही करना है, ठीक। तो हमने 4 तरह के इंट्रोडक्शन देख लिए हैं। अब आप देखो फिगरेटिव इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। ये भी हमारे एक स्टूडेंट की कॉपी में सब दिखाऊंगा कैसे फिगरेटिव इंट्रोडक्शन किया जाता है। तो ये देखो, इंडियन आर्म फोर्सेस पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी कवर करोगे तो वहां पे आपको इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ही होलिस्टिक कवरेज करनी होगी। इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा। और यूथ एंड द आर्म फोर्सेस, तो ये देखो कुछ, मेकिंग आर्म फोर्सेस अट्रैक्टिव टू यंगस्टर्स, ये क्वेश्चन CSF 2015 में, या फिर रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग 2019 का क्वेश्चन है। इसके लिए इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, सी इट इज अ फिगरेटिव इंट्रोडक्शन, कंपेयर करके लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने, इंडियन आर्म फोर्सेस एक्ट एज अ वॉल, एक दीवार की तरह है जो कि इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर से, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो ऐसे आंसर या ऐसे कीवर्ड्स आप यूज करते हो, तो इससे बेटर चीज़ें मैं बताऊंगा। सी इट इज़ अ वेरी सिंपल कीवर्ड्स है, लेकिन स्टिल इट इज़ इफेक्टिव। तो इंडियन आर्म फोर्सेस एक तरह की दीवार की तरह काम करती है जो कि इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करती है। इसको सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स, किस चीज़ की ईंटें हैं, मोटिवेटेड यंग जनरेशन, जैसे हम अमृत पीढ़ी बोलते हैं कीवर्ड। और उसको बांधा कैसे, इस जो देखो एक दीवार है, दीवार में कैसे ब्रिक से सपोर्ट किया गया है, एंड इस ब्रिक को किस मोटार, किस सीमेंट से बांधा गया, पेट्रोटिज्म। तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था ये वाला जो इनको टॉपिक मैंने दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, मेकिंग आर्म फोर्सेस अट्रैक्टिव टू यंगस्टर। तो इन्होंने इस तरीके से कुछ फिगरेटिव इंट्रोडक्शन किया है, इनोवेटिव तरीका है काफ़ी। वैसे ये चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ अपने कॉपीज़ में, तो इन्होंने यूज़ किया था। सी इनका देखो, मैं दिखाता हूँ कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया था। इनकी ये डाउट्स थे, ये वाली जो आप देख रहे हो ना, पहला वाला जो कमेंट, ये वाला कमेंट, ये इनका कमेंट था, है ना, और दिसंबर में इन्होंने किया था। एंड जनवरी फरवरी तक आते आते इनकी आंसर राइटिंग टॉप नॉच हो गई थी। सो वी वेर हेयर, हाँ यहाँ पे थे हम। सो फिगरेटिव इंट्रोडक्शन भी आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आपकी इनोवेशन लगती है भाई, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। मैं कुछ चीज़ें आपको और भी एग्जांपल्स दे सकता था, ठीक है, तो आगे चलते चलते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे। अब देखो ये पोयम बेस्ड अप्रोच से कैसे करना है। किसी को लगता है कि यार ये पोयम से भी इंट्रोडक्शन होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, और बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट,
ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इट इज ऐसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, सीआईएसएफ 2021 का क्वेश्चन, सीएपीएफ 2016 का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ठीक है, तो इन्होंने यूज किया है फ्लोइंग वाटर्स, ब्लोइंग विंड्स, क्लियर skies with beautiful wings, smiling suns and blossom flowers during trees आवर्स एन आवर डांस। हाँ देखो ऐसा डांसिंग ट्रीज आवर्स एन आवर, इनकी हैंड राइटिंग मुझे पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट देखो ऐसा लग रहा है कि छोटे क्लास की पोएम है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इसकी जो राइमिंग टोन आप देखो, अब कोई कहेगा कि ये मैं बनाऊंगा कहाँ से, ठीक है, तो ये आप चैट जीपीटी पे जाना, बोल देना 4 लाइन का मुझे बनाना है, ठीक है, और कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दे देना, वैसे बना देता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसको देख के ना रजनीकांत भाई सोचते हैं कि अरे यार ऐसे इंट्रोडक्शन मत बताओ मुझे तो नींद आ रही है, माफ़ करते रहे बाबा, मुझसे ना हो पाएगा, ऐसे सोच रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ये हो जाएगा। अरे इनकी कहानी जो है ना, दिस स्टूडेंट ये जो है, ये हैज क्रैक द सीडीएस 6 टाइम, एफकेट 7 टाइम्स, बट उनका सीएपी क्लियर नहीं होता था। एंड व्हेन ही लर्न द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, इस बार उनका एग्जाम क्लियर हो गया है, ठीक है। सो इस तरह के इंट्रोडक्शन वही करते थे, मैं तो पोएम बेस्ड अप्रोच से इंट्रोडक्शन नहीं करता था क्योंकि मुझे सूट नहीं करता था, लेकिन उनको बड़ा सूट करता था। एंड ट्रस्ट मी 24 में भी उन्होंने ये लिख के आए हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पिकअप किया है। तो ये पोएम बेस्ड अप्रोच भी आपको समझ में आ गई होगी कि इससे भी इंट्रोडक्शन होते हैं स्टोरी बेस्ड। अब देखो स्टोरी बेस में ना इंट्रोडक्शन तो आप कर सकते हो, देखो इसका एक रिपरकशन है जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाता है। जनरली इंट्रोडक्शन हम 50, 60, 70 वर्ड्स तक मैक्सिमम ले जाते हैं, बट कभी कभी जैसे कुछ टिपिकल स्टोरीज होती हैं वो 100 वर्ड्स तक चली जाती हैं, बट वहाँ पे आपको वर्ड्स कट करने आना चाहिए, वहाँ पे आपको एक्टिव कीवर्ड्स यूज करने आना चाहिए ताकि डायरेक्ट हिट करें। एंड सी स्टोरी कहीं भी यूज नहीं करनी, जहाँ पे कुछ इमोशनल मैसेज हो, कुछ इमोशनल कनेक्शन हो, यहाँ पे स्टोरी में आपकी EQ यूज होती है, जिसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपको वो यूज करनी है तब आप स्टोरी बेस पे जाओ। मैं कभी कभी यूज करता था, एंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। जैसे कि CAPF AC 2020 का क्वेश्चन है, पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज चैलेंज, ठीक है, एक चैलेंज है। तो पेरेंटिंग एज अ चैलेंज हम करेंगे, यूथ वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये आप मेंटल हेल्थ के लिए भी इंट्रोडक्शन यूज करते हो, कोचिंग कल्चर के लिए भी कर सकते हो, बट स्टिल ये जो टॉपिक है पेरेंटिंग का, उस पर हम अभी स्टिक रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा डाइवर्स नहीं होते। तो ये देखो आप एग्जाम्पल, ये मैंने न्यूज़पेपर से उठाया था, तो आप देखोगे निहारिका सिंह सोलंकी, द डॉटर ऑफ बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स, लिव अ सुसाइड नोट टू हर पेरेंट्स, है ना। निहारिका सिंह सोलंकी एक है जो कि बैंक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी हैं, उन्होंने एक अपने पेरेंट्स को सुसाइड नोट लिखा जो कि इंडिया को भी नोट है। सी मैंने यूज करने का तरीका देखो, विच इज ऑल्सो अ नोट टू इंडिया। यहाँ से क्या होता है कि जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसका जो है दिमाग हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो मैंने उनके ही वर्ड्स को जो सुसाइड नोट में लिखा था उसको यूज़ किया है, ऐसे नहीं कि मैं इसको अपने तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैंने जितने भी स्टोरीज वाले इंट्रोडक्शन देखे ना, मोनोटोनस होते हैं, मोस्टली मोनोटोनस होते हैं। लोग सोचते हैं कि उस पर नंबर मिलेगा, बट एक्चुअली वो प्रभाव की जगह वो उल्टा कर जाते हैं। तो प्रभाव कैसे डालोगे, ओरिजिनल वर्ड्स यूज करो, EQ का यूज करो, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का। कैसे, उन्होंने क्या लिखा कि आई कांट डू JEE, मैं JEE नहीं कर सकती हूँ, सो आई सुसाइड। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐसे यूज किया है, यहाँ पे उनको कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं यूज कर रही थी, सिंपल, सो आई सुसाइड, आई एम अ लूजर, आई एम द वर्स्ट डॉटर, सॉरी दिस इज द लास्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ आप इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हो इस इंट्रोडक्शन से। आपको भी लग रहा हो कि हाँ यार क्या बंदे ने क्या मतलब उनका जो सुसाइड नोट है ये तो लग रहा है सच में लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़पेपर से उठाओगे चीज़ें तो बहुत रेलिवेंट उठती है। अब मैंने लिखा दिस इज नॉट अ सिंगल स्टोरी ऑफ कोटा, द हब ऑफ द JEE NEET कंपटीशन, ठीक है। ये जो सुसाइड नोट इंडिया के लिए था, तो ये एक स्टोरी नहीं है। अगर मैं चाहूँ एक और मैंने कनेक्ट कर दिया, देखो ये तो असर कर ही रहा था, मैंने सोचा कि लाओ एक और हथौड़ा मार देते हैं। ये ये जो है स्टोरी है, ये नूर अहमद की, अनदर एग्जाम्पल ऑफ नूर अहमद, who also done the suicide by hanging from a ceiling fan। यार पंखे से लटक के बंदे ने सुसाइड किया है। तो एक सिंगल स्टोरी नहीं है, बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो इसलिए बताया जाता है दिस स्टोरी शोज दैट पेरेंटिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इज अ बिग चैलेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम अगेन। अब देखो, अब जैसे कि मैंने बता तो दिया, अब नेक्स्ट पैरा जो मेरा होगा वहाँ पे मैं जस्टिफाई करूँगा कि ये एग्जाम्पल्स कैसे कनेक्ट होते हैं,
ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे अभी लिखा नहीं है। सो इस तरीके से ये मेंटल हेल्थ इशू है, यहाँ पे सुसाइड हो रहा है, आप यूज कर सकते हैं। कोचिंग कल्चर है, द हब ऑफ जेई नहीं है एडमिशन, यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि मेंटल काउंसलिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन कर सकते हो। मैं हर चीज को बताऊंगा, लेकिन आपको अपने माइंड को डी क्लटर करना है ताकि आप समझ सकोगे। पहले आप डी लर्न करो जो आपने पहले से ही आपने लर्न कर रखा है, उसके बाद से इन तरीकों से समझो कि हाँ ऐसे किया जाता है, इस तरीके के अप्रोच होते हैं टू गेट द स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल सा है, लंबी कहानियां नहीं लिखने का, 300 वर्ड का ये ऐसे है भाई अपने पास। तो पता चले आप एक पेज में कहानियां ही लिखते जा रहे हो, एग्जामिनर बोर होके बंद कर दिया, अरे यार क्या लिख दिया बंदे ने, इसका तो ऐसे ही नहीं खत्म हो रहा है, बीटिंग अबाउट द बुश। फिर वो आगे बढ़ जाएगा कुछ जनरल से आंसर मार्क्स देके। अब इस चीज़ को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि अरे यार छोड़ दो इसे, ये कौन ही इंट्रोडक्शन करेगा, माथा पर चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आप तो बिल्कुल समझोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप वही चीज़ें, वही पुराने कोड्स, वही पुराने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, ऐसे वैसे स्टार्ट करोगे। अगर आप एक बार ये सीख जाते हो तो आपके मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज होंगे? कौन है जो आपको मार्क्स नहीं देगा? सभी देंगे। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसकी तरह छोड़ना नहीं है। अब लो डेफिनेशन बेस, सबको लगता होगा कि डेफिनेशन बेस अप्रोच जो होता है अरे बहुत इजी है, वुमेन इंपावरमेंट का आ गया डेफिनेशन वो कर देंगे। नहीं, डेफिनेशन बेस तो पहली बात मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं यूज़ कैसे करता हूँ, मेरा जो तरीका आप समझो कि क्या किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। अब देखो, आपको तो लग रहा होगा डेफिनेशन है यार ईजी होगा, तो जैसे आप वो बैठ कर आराम से देख रहे होगे फ़ोन में मेरा लेक्चर, तो लास्ट में आप जैसे ख़त्म करूँगा तो आपको लगेगा कि कोई इजी तरीका नहीं है इंट्रोडक्शन करने का। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो मार्क्स बूस्टर है और रेपिटेशंस के लिए तो हाईली बेनिफिशियल है। ठीक है, वो जो गलतियाँ करते हैं अगर इन चीज़ों से सीखेंगे तो उनके मार्क्स इंक्रीज होंगे। इसके बाद डेफिनेशन है यार, मैं डेफिनेशन से स्टार्ट तो नहीं किया हूँ, लेकिन ना वो कनेक्टिंग पैरा में मैंने डाल रखी है। अब इसको समझो, ये मेरा एक गो टू टेम्पलेट था कि इस तरीके का टेम्पलेट मैंने रेडी कर रखा था कि कोई भी ऐसे आएगा उसमें 7-8 जो टॉपिक्स अगर इसमें से आता है तो मैं ये टेम्पलेट बस यहाँ पे इसको चेंज करूँगा, लगा दूंगा। तो एक्चुअली मैंने CAPF 2023 में यूज़ भी किया था फॉर इन द ई वेस्ट वाले टॉपिक में। पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, जो इंडिया की जो टुडे वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो इंडिया, वहाँ पे इंडिया की एक यूनिक पोजीशन है। अब यूनिक पोजीशन कैसे है? उस टाइम इंडिया के पास G20 और SCO की प्रेसिडेंसी थी, है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 की। तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया को टू मेक अ ग्लोबल इम्पैक्ट। इन द सेम उसी टाइम पे इंडिया के पास अमृतकाल का विजन था फ्रॉम 2022 टू 2047। वो इंडिया को अपॉर्चुनिटी देता है कि इंडिया डोमेस्टिक इम्पैक्ट करे। तो ये इंडिया की यूनिक पोजीशन है आज के वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि एक G20 प्रेसिडेंसी से मैंने जस्टिफाई किया, एक अमृतकाल से। अब जो इम्पैक्ट देता है, अब यहाँ से मैंने लिखा है, इस वजह से इंडिया ने 7 प्रायोरिटीज या सप्तऋषि अडॉप्ट किए। ये बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये 7 प्रायोरिटी, तो ये जो 7 पिलर्स थे ना वो मैंने कैटेगराइज कर रखा था। यहाँ तक तो मेरा इंट्रोडक्शन सेम रहता था। अब अगर कोई भी टॉपिक है तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता, जैसे कि ये ब्लू इकोनॉमी का टॉपिक है। ठीक है, तो अब जिसमें मैंने 7 सप्तऋषि है, उसमें से ब्लू इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है अंडर अनलीसिंग द पोटेंशियल कैटेगरी। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमिक पे ऐसे लिखना है, तो मैंने यहाँ से कितने बेटर तरीके से यहाँ से इसको कनेक्ट किया। अब देखो, अब मैं बताऊंगा कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। तो ब्लू इकोनॉमी में हम ओशियन सीज या जो मराइन रिसोर्सेस होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, तो उसको हम सस्टेनेबली यूज करते हैं फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर आवर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब मैंने बताया कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। तो मैंने पार्डन मी, ये जो मैंने बताया कि देखो ब्लू इकोनॉमी, ये इसकी जो डेफिनेशन है आप यहाँ से स्टार्ट ना करके आप यहाँ पे कनेक्टिंग पैरा में यूज करो। एंड सबकी डेफिनेशन नहीं यूज करनी है मेरे भाई। देखो, ब्लू इकोनॉमिक जो ठीक है, अब वुमेन एम्पावरमेंट के डेफिनेशन से नहीं यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लू इकोनॉमिक को आप डिफाइन कर सकते थे, मुझे लगा कि कर सकते हैं, तब मैंने स्टार्ट किया है। तो डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच वो ऐसे पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे डेफिनेशन यूज करनी है कि नहीं करनी है। अब आपको लग गया होगा कोई ईजी तरीका नहीं बताओगे मेरे भाई। ये सारे जो मैंने आपको तरीके बता रहा हूँ सब इजी हैं, बशर्ते आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा समझो। हाँ, एक और मॉडल जो आने वाला है वो है डाइकोटमी मॉडल। डाइकोटमी मॉडल भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए गो टू टेम्पलेट था, ये मैं यूज़ करता था।
और जैसे ये मॉडल आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, अरे पूरा मेरा दिमाग घूम गया, ये कैसे बंदा यूज कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ दो तीन है एग्जाम्पल्स इसके। चलो ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल्स है, जल्दी से देखते हैं, है ना। तो ये देखो आप, मेल न्यूट्रिशन पे फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसे में वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो कैसे मैं डाइकोटमी का मतलब होता है कंट्रास्ट दिखाना। दो मैंने स्टेटमेंट डाली, दोनों में कंट्रास्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही कंट्रास्ट होता है इंसान का दिमाग फट से जाता है कि यार यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है, एक तो गरीब है, एक अमीर है, तो कंट्रास्ट होगा तो इंसान कंपैरिजन करेगा, वहां पे उसका जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट होगा। अगर एग्जामिनर का अटेंशन अट्रैक्ट होगा तो वो आपको मार्क्स देगा, ये आपके लिए मार्क्स बूस्टर होता है। ठीक है, चलो जैसे पढ़ते हैं इसे। यूएन की जो एफएओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखो यहाँ पे मैं क्रेडिबिलिटी डाल रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली नहीं बोल दिया, मैंने बताया कि यूएन की जो एफएओ है, तो ये होती है मेरी स्टेटमेंट में वेट डालने की चीज़ है, वो बताती है, उसकी रिपोर्ट बताती है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द वर्ल्ड, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट ये जो पहली स्टेटमेंट है, अब देखो ये एक स्टेटमेंट होगी, अब देखो दूसरी आती है कंट्रास्ट वाली। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, हमारे पास तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, देखो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इतने सारे गेहूं चावल हम पैदा करते हैं यार, कमी नहीं होगी। लेकिन समझो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो 2022 का उस टाइम आया था, उसने वो बताता है कि इंडिया की 107th पोजीशन है आउट ऑफ 121th रैंक। तो इससे क्या दिखता है, इससे इंडिया सीरियस कैटेगरी में आती है यार, मतलब उसकी कैटेगरी डिफाइन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो इंडिया देखो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, हमारे पास एक तो एबंडेंस है बट स्टिल हमारे पास ग्लोबल हंगर में हम इतने पीछे क्यों हैं। तो ये क्या दिखाता है पैराडॉक्स ऑफ हंगर अमिट्स द प्लेंटी, कीवर्ड पैराडॉक्स ऑफ हंगर अमिट्स द प्लेंटी, है ना। और इसकी वजह से इंडिया क्या दिखाया जाता है, इंडिया इज अ नेशन विद अ बेगिंग बॉल, कटोरा लेके भीख मांगने वाला नेशन। सी यहाँ पे अब एक बार एग्जामिनर भी रुक के सोचेगा कि यार इसने क्या लिख दिया, हाउ ही डायरेक्टली मीट द डिमांड। अब इसके बाद से मैं मेल जो लिंकिंग पैरा होगी वहां मैं मेल न्यूट्रिशन की बात करूंगा, लेकिन समझो कि मैंने कैसे यहाँ पे डाइकोटमी दिखाया, दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया। अभी जैसे कॉन्ट्रडिक्शन आप सीख जाओगे ना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और ये आपकी मार्क्स एकदम इंक्रीज करता है। ठीक है, इतना यहाँ यही चीज़ें होती हैं, देखो सिंपल सी बात है, यही चीज़ें होती हैं जहाँ से आप अपने मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स इंक्रीज करते हो। फॉर एग्जाम्पल 7-8 मार्क्स किसी बंदे को उन्हें एवरेज आते हैं, वैसे तो नहीं पता हमें कितने मार्क्स मिलते होंगे बट स्टिल कंसिडर करते हैं। अगर वो बंदा इंट्रो में काम करता है, आधा 1 नंबर इंक्रीज हुआ, उसकी बॉडी में आधा 1 नंबर इंक्रीज हुआ, उसकी कंक्लूजन में आधा 1 नंबर इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली आपके 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर इंक्रीज हो गए। आप 4 एसेज लिखते हो तो आपके 12 से 15 नंबर इंक्रीज होते हैं, सिंपली आर्ग्यूमेंट में भी आप इंक्रीज करोगे। तो इस तरीके से आपको एक एक नंबर के लिए भाई लड़ाई हो रही है, तो आपको ऐसे नंबर इंक्रीज करना, ये नहीं कि अचानक ही आपके 10-12 नंबर आ रहे हैं या ऐसे आ रहे हैं, नहीं, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगे। अभी तो मैं इंट्रो की बात कर रहा हूँ और लेक्चर इतना लंबा हो गया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बॉडी की बात करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे यूज करते हैं कीवर्ड्स, ऐसे डायरेक्टली हिट कीवर्ड्स होते हैं, ये टेम्पलेट्स होते हैं, गो टू टेम्पलेट्स होते हैं। एंड ये जो मैंने आपको डाइकोटमी मॉडल बताया जहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो ऐसे यूज किया जाता है। अब आपको रियली समझ में आ गया होगा कि दिमाग घूम गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक और स्टूडेंट की कॉपी है, वुमेन इन जुडिशरी। ठीक है, वुमेन इन जुडिशरी, अब इन्होंने कैसे कॉन्ट्रडिक्शन शो किया है, देखो पहले पढ़ लेते हैं। अगर किसी नेशन में या फॉर आवर नेशन की जस्टिस सिस्टम इफेक्टिव होनी है या नेशनल बिल्डिंग करना है तो वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है या फिर रिक्वायर्ड है। बट आयरनी इन्होंने कैसे दिखाई, आयरनी दिखाई है कि जो गॉडेस, जो न्याय की देवी है ना, वो तो वुमेन है बट जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वही लेस है। ठीक है, द आयरनी इज दैट द गॉडेस ऑफ जस्टिस इज अ वुमेन, बट उनके होने के बावजूद भी जो जुडिशरी में वुमेन के रिप्रेजेंटेशन है वही कम है। तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। लेट मी सी एक और एग्जाम्पल है कि नहीं। सो सोशल मीडिया एंड प्राइवेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, जस्ट मैंने इसको प्रैक्टिस कर रहा था ऐसे को, तो मैंने कैसे यहाँ पे डाइकोटमी दिखाई है, इसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलो रुको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको रैपो बिल्ड किया है कि सोशल मीडिया एक फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं मानता है, जहाँ से लोग, सोसाइटी, देश ये सारे कनेक्ट होते हैं।
तो ये मैंने दिखाया है सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव साइड आपको दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम डार्कर साइड की बात करेंगे तो बताता हूँ मैं कि यहाँ सोशल मीडिया की वजह से जो प्राइवेसी इशूज आ रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हो कि ग्रेजुअल इरोजन ऑफ प्राइवेसी है ना, गोपनीयता की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब सारा कुछ पब्लिक हो गया है। कहाँ पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाइकोटमी मॉडल यहाँ पे एंड किया। अब देखो इस चीज़ को मैंने सपोर्ट भी कर दिया, यानी कि जस्टिफाइंग विद केस स्टडीज और एग्जाम्पल, ठीक है, ये और इफेक्टिव बन गया। जैसे कि जो कोविड वैक्सीन रेसिपिएंट थे उनकी डेटा लीक होगी, जैसे कि एम्स पे साइबर अटैक हुआ था तो 40 मिलियन हेल्थ वर्कर्स का डेटा लीक हुआ था। तो बता सकते हो कि वो भी टेलीग्राम पे, तो बता सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव्स मैंने दिखा दी, यहाँ पे निगेटिव दिखा दिया, तो ये एक डाइकोटमी शो कर रहा है। अब देखो, दिस लेड टू डाइकोटमी बिटवीन परसेप्शन, क्या हम परसेप्ट करते हैं, एंड क्या प्रैक्टिस में चीज़ें चल रही हैं। तो ये डाइकोटमी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? बिल्कुल दिखा रहा है। ओवर द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड प्राइवेसी कंसर्न, तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली हिट कर दिया डिमांड ऑफ द एसे। तो इस तरीके से आप डाइकोटमी मॉडल को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आप देख रहे होगे कि ऑलमोस्ट हमने अभी तक 9 तरीकों से इंट्रोडक्शन की बात कर ली है ना। अब देखो, एक और तरीका है जो कि मेरा गो टू तरीका होता है, माय फेवरेट है, कीवर्ड बेस्ड अप्रोच। कीवर्ड्स को कहीं आगे बॉडी में भी और बात करेंगे, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा। एंड 3 स्टार मॉडल, व्हाट इज द 3 स्टार मॉडल, मैं आपको बताता हूँ। एंड इट ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। ये आपके मार्क्स बूस्टर में बहुत हेल्प करेगा, है ना। इवन आपके ऐसे में 4 चांद लगा देगा। अब ये अपने भाई हैं चतुर साहब, साइलेंसर साहब, एक ये साइलेंसर, तो ये सोच रहे हैं कि यार मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं तो याद कर लूँगा, मैं रट लूँगा। तो इसको रटना नहीं है, समझो पहले कि क्या होता है ये, है ना। रिलेटेबल होगा थोड़ा सा, तो जहाँ तक मुझे रियलाइज़ हो रहा है। चलो टॉपिक पे आते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन, जैसे रूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, मैंने उसमें ये वाला कोटेशन आपको बताया था ना, हाँ ये आपको ध्यान में होगा। अब देखो कि अब मैंने बता रहा हूँ कि मैं कॉम्बिनेशन अप्रोच यूज़ करता था, तो जैसे मैंने कोटेशन यूज़ कर दिया, उसके बाद मैं एक और तरीका ऐड करता था। तो अब यहाँ पे देखो, ये है कीवर्ड बेस्ड अप्रोच, ठीक है, कीवर्ड बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे कीवर्ड मैंने यूज़ किया है VPS, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड मैंने बना के रखे थे, है ना, तो वो मैं यूज़ करता था। 5 eyes, 3C, 4D, ऐसे करके बहुत सारे कीवर्ड्स थे, वो मैं यूज़ करता था। यहाँ पे कीवर्ड है VPS, WHM कीवर्ड होता है, DNA अप्रोच कीवर्ड होता है, इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड है। कोर्स में आपको फर्दर बताऊँगा कि ये कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, और भी नए कीवर्ड इन्वेंट करेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया VBS, यानी कि वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी मुझे बताना था। सबसे पहले तो मैंने कोटेशन बता दी, फिर मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ गेम चेंजिंग रोल इन इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्यों ये चीज़ होगी? अब देखो, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए देयर इज ए इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑफ वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ड्यू टू सर्टेन रीजन। अब यहाँ से मैं अपने ऐसे को स्टार्ट करूँगा। सो देखो, ये कीवर्ड देखो, VPS एग्रीकल्चर, वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसको देख के लग रहा होगा कि जो अपने ये भूषण साहब हैं, जिनको AK बनराकर साहब, तो कैसे अंग्रेजी बोल दी जा रही है, कैसे घुमा घुमा के बात करते हैं। ये घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, डायरेक्टली हिटिंग द कीवर्ड्स है। तो इस तरीके से आप कुछ समझ सकते हो कि हाँ कैसे कीवर्ड, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये एक कीवर्ड नहीं है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, कोर्स में आपको फर्दर ये मिलते रहेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ करो। मुझे ये अच्छा लगता था, मैंने यूज़ किया। मैं आपको अदर दूंगा, 10 दूंगा, 20 दूंगा, आप उसको जो अच्छा लगता है आप यूज़ करो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। आपको पता ही है कि मैं एक एग्जाम्पल में तो मानने वाला नहीं हूँ। सो लेट्स सी, और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि प्रैक्टिकल एक मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया था, यहाँ पे आई गो, चलो आ जाओ, ये एक अच्छा मीम भी आने वाला है। सी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मोर फिजिबल अल्टरनेटिव, इस पर मुझे ऐसे प्रैक्टिस करना था। तो इंट्रो मैंने क्या किया, मैंने बताया था कि ये मेरा गो टू टेम्पलेट है। देखो, G20 प्रेसिडेंसी ऑफ हार्मोनिंग, हीलिंग एंड होप, दिस इज अ कीवर्ड। तो G20 प्रेसिडेंसी एंड द विजन्स ऑफ अमृतकाल में, अमृतकाल का विजन क्या है? समर्थ, सक्षम एंड आत्मनिर्भर भारत। अगेन इसी को बोलते हैं 3 स्टार मॉडल में 3 कीवर्ड यूज करूंगा, एक तरह से रिलेटेबल होंगे एक दूसरे से, एंड
उसमें एक तरह का राइमिंग थोड़ी सी लगेगी, जो कि थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा एंड डायरेक्ट हिट करता है। इसको बोलते हैं 3 स्टार मॉडल। ऐसे हर टॉपिक में, हर थीम में मैंने बहुत सारे मॉडल्स वो कर रखे थे, सॉर्ट आउट कर रखे थे, तो ये मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरे टंग पे रहता था, अच्छा ये ऐसे आ गया तो मैं ऐसे यूज़ कर देता हूँ, अच्छा ये आ गया सुविधा, सम्मान एंड सुरक्षा इन द केस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, अच्छा ऐसे यूज़ कर देता हूँ। बहुत सारे वैसे कीवर्ड्स थे और मेरे स्टूडेंट्स भी यूज़ करते थे, खुद बनाते भी थे। तो आप देखोगे G20 प्रेसिडेंसी ऑफ हार्मोनी, हीलिंग एंड होप एंड विजन्स ऑफ अमृतकाल, जो कि है समर्थ, सक्षम एंड आत्मनिर्भर भारत। इस विजन में इंडिया ने 7 प्रायोरिटीज अडॉप्ट की हैं, ये जिसको बोलते हैं सप्तऋषिज। तो पिछली बार मैंने ब्लू इकोनॉमी की बात की थी अंडर द अनलीसिंग द पोटेंशियल कैटेगरी। मैंने बताया कि वो मेरा गो टू टेम्पलेट था। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रोथ की बात कर दी। ग्रीन ग्रोथ भी एक सप्तऋषि है, जहाँ पे फोकस है 5G पे। ये वो वाला 5G नहीं है, नेटवर्क वाला नहीं है। आप देखो, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन जॉब, ठीक है। अब जैसे ही ग्रीन मोबिलिटी आया है, मैंने फट से लिंक कर दिया ऐसे को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द ऑगमेंटम मेजर थ्रस्ट अंडर ग्रीन मोबिलिटी। इस टेम्पलेट पे बहुत सारे ऐसे लिखे जा सकते हैं। मतलब 2023 में जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, तब मैंने ये बनाया था। इस तरीके से आप अपने बना सकते हो एंड यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्रोनिम एंड कीवर्ड बेस्ड अप्रोच बताया, यहाँ पे मैंने 3 स्टार मॉडल बताया। ये देख रहे हो, हमारा जो टॉपिक था वो था कीवर्ड को कैसे यूज़ करना है, 3 स्टार मॉडल कैसे इंट्रो में यूज़ करना है। एंड मैं बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। सी दिस, जस्ट सी दिस। ऐसा कोई यूज़ करता है क्या? जब आप यूज़ करोगे, क्यों नहीं आपके नंबर आएंगे, क्यों नहीं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करोगे? सी दिस 5G अप्रोच, देखा, इस तरीके से आप यूज़ करोगे। और यहाँ से मैंने इसको कनेक्शन दिखा दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। यहाँ पे मैंने बताया, सबसे पहले मैंने इंट्रो में बिल्ड किया। इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ इंट्रो, ठीक है। तो ये अपने बंद राकेश भाई कह रहे हैं कि मेरी बात सुन के कि देख रहा है विनोद। तो यस, ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल इंट्रो। आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स बहुत इंक्रीज करेंगे, ठीक। तो अभी तक हमने जो बात की है वो है कि कैसे हम इंट्रो को स्पेशल बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं। आपका जो पहले वाला तरीका था उसको छोड़ के हमने कुछ 10 तरीके बताए और हर तरीके का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके बताया। तो इस तरीके से कुछ इंट्रो स्टार्ट किया जाता है। आपको लग रहा होगा ऑल मिथ्स बस्टेड, ठीक है। जितने भी मिथ्स आपके दिमाग में हैं, जितने भी फियर्स हैं आपको लेके, जितने भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आपको धीरे, अभी तो बस इंट्रो की बात हुई है मेरे भाई, रुके रहना। देखो, अभी मैं बॉडी की बात करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। फिर मैं आपको कंक्लूजन की बात करूंगा। जैसी ही चीज़ें फिनिश होंगी, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, आंसर राइटिंग कुछ ऐसे की जाती है। कुछ ऐसे करने पे मेरा एग्जाम जब भी मैं सीरियसली प्रिपेयर करूंगा, इस वे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रिपेयर करना है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि हम कैसे बॉडी ऑफ द एसे को मीट करें, कैसे उसको लिखा जाता है, क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, एवरीथिंग इन वेरी वेरी डिटेल मैनर, जैसे कि इंट्रो को हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सो चलो अब हम